हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है। आइए चलते हैं। आज हम मन्नू भंडारी द्वारा प्रसिद्ध रचना एक कहानी यह भी है पे बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लेखिका का एक छोटा सा परिचय देखते हैं। लेखिका के परिचय में आप सबसे पहले देखेंगे मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव की पत्नी थी और उन्होंने जो है कि अपने पिता के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। भाई बहन थे उनकी बहन सुशीला थी और पिताजी थे और माताजी उनकी जितनी शांत स्वभाव की थी, पिताजी उतने ही ज़्यादा क्रोधी थे। हालांकि वो जो है कि समाज सुधार का काम करते थे, लेकिन जो है और उनकी जो राजनीतिक कैरियर था वो कांग्रेस से जुड़े थे। तो काफ़ी चीज़ थे, वो बच्चे को अपने यहाँ रखते थे, फ्री में पढ़ाते भी थे। और उन्होंने जो है लेखिका ने यह भी अपने इस इतने एक कहानी यह में भी बताया है। 1962 में चीनी आक्रमण के बारे में भी बताया है और पति का जिद्दी स्वभाव भी सामने निखर कर आया है। एक कहानी यह में है। और लेखक के जो है कि लेखिका के पिता द्वारा उन्हें रसोई घर में जाने से मना किया गया है कि आप उनके यहाँ जो है कि बाध्यता होती है 16 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाए। तो बड़ी बहन की सुशीला की शादी हो गई थी और लेखिका थोड़ी सांवली थी, उनका रूप उतना अच्छा नहीं था। बड़ी बहन थोड़ा स्वस्थ थी। तो पिताजी द्वारा बार बार ये जो है कि बीच बीच में ये बोला जाता था आपसे अच्छी तो वो बेटी है। तो ये उनके मन में एक मनोग्रंथि बना दी थी कि बार बार तुलना जो पिताजी करते थे बड़ी बहन से छोटी बहन का। ये सांवली थी, उतनी मतलब इनकी बॉडी उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। तो इस चीज़ को बार बार जो है कि लेखिका के पिताजी बोलते थे, तो उन्हें ये चीज़ें बुरी लगती थी और ये उनके जो है मनोग्रंथि बन गई थी। और पिताजी जब बड़ी बहन की शादी हो गई तो रसोई घर में जाने से मना किया कि आप जो है कि आगे समाज के लिए काम करें, ना कि रसोई में काम करें। और लेखिका ने तत्कालिक समाज एवं राजनीति की भी चर्चा की है एक कहानी यह में भी। और पति का सहयोग लेखिका को नहीं मिला है। यहाँ पे यदि जो है कि यहाँ पे बात करने पर यह पता चला, इस पूरी जो है रचना को जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किसी के द्वारा बताया गया कि यदि आप लिख रही हैं तो यदि ये पति का जो है कि सहयोग जो नहीं मिला, यदि आप उसे छोड़ देंगी तो यह रचना अधूरी मानी जाएगी। लेखिका यहाँ पे एक तो जो है कि पिता के घर रह के पिता के जिद्दी स्वभाव से त्रस्त थी और जितने पिताजी जिद्दी थे माताजी उतनी सुशील थी, सभ्य थी, संस्कारी थी। तो जिद्द उनको पिता से मिला था और सहनशीलता और ये चीज़ें माताजी से मिली थी। आइए आज हम इन्हीं पे बात करेंगे कि एक जो है कि लेखिका के रूप में यदि पति भी लेखक हो और जीवन में उन्होंने सहयोग न किया हो तो सोचिए एक लेखिका के तौर पे उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। और लेखिका बहुत आघात थी, मनोग्रंथि से युक्त थी जब वो मायके में थी पिता द्वारा, और ससुराल जाने के बाद पति से बच्चे होने के बाद जो समस्याएं झेली वही सारा लेखिका इस रचना में लिखी हैं। वही आज हम जानेंगे एक कहानी यह भी। तो आज हम मन्नू भंडारी के जीवन पे एक विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। नेट के पाठ्यक्रम इकाई 10 में लगी जो है कि यह रचना और एक महत्वपूर्ण रचना है और एक ये भी समझ में आता है कि समाज जो है वो किन किन चीज़ों से बना है। व्यक्ति जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें पाए तभी आगे बढ़े। तो लेखिका के जीवन से आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए आज चलते हैं और देखते हैं एक कहानी यह भी है। आइए चलते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुर गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के महापुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों और पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या तो जो है कि डिक्टेशन देते रहते थे। आइए चलते हैं, आगे जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखा जाता है, आगे बढ़ते हैं। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन विहीन माँ। सवेरे से शाम तक
सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। सोचिए, एक स्त्री जो पढ़ी लिखी कम थी, तो वही लेखिका अपनी माँ के बारे में यहाँ बता रही हैं। आइए चलते हैं। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं की और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। तो लेखिका बता रही हैं अपनी शुरुआती जीवन के बारे में। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ, जैसे हमने ऊपर बताया ना कि पिताजी कांग्रेस पार्टी से थे, तो वही बता रही हैं। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े रहते हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थी को अपने घर पर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुँचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। देखिए कितने, तब पर भी लोग समाज के लिए इतना करते थे, आज भी करते हैं। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी अहमवादी थे। लेखिका ने बताया ना, मतलब कि जब वो पिताजी के घर थी तो पिताजी से जिद सीखी थी, ससुराल गई तो वहाँ पे उनको पति भी वैसे ही मिला, जिद्दी स्वभाव का। आइए जानते हैं, आगे चलते हैं। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा, तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। ठीक है, उस समय तो पिताजी ढोते थे। अब देखिए आगे जीवन में एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं दिया। पैसे की जो तंगी थी, इसी की वजह से इनके पिताजी थोड़ा क्रोध करते थे, गुस्सा दिखाते थे पत्नी और बच्चों पे। अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण, आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और आर्थिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं और भागीदार बनाए। मतलब बच्चों के सामने वो बताना नहीं चाहते थे उनको आर्थिक परेशानी है। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। अपने के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंखें मूंद कर सबका विश्वास करने। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं आगे लेखिका ने क्या बताया है। आइए चलते हैं। वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोगों को भी उसकी चपेट में आते ही रहते। बाद में पर आगे चलिए चलते हैं, देखते हैं कि एक लेखिका शुरू से उनकी जिंदगी कैसी थी। पर यहाँ पितृगाथा में मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं। वो मतलब यहाँ पे अपने पिताजी के बारे में नहीं बता रही हैं, बस ये है कि जो खूबियाँ थी पिताजी की वो उन तक कितना पहुँच पाई, उनको कहाँ तक प्रभावित कर पाए, उनके बताने का बस इतना मतलब है। व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई या कि अनजाने अनचाहे कि ये उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, वही जो जिसकी बात मैंने शुरू में किया था थोड़ा सा,
मतलब कि हम जोड़ने का प्रयास किए थे। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी जो है कि खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी थी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। सोचिए, जिस पिताजी तुलना करते थे वो चीज़ें उनके जीवन में घात कर गई और जिसे वो अपने लेखन जीवन में भी नहीं भूल पा रही, अंतिम समय तक वो नहीं भूल पा रही हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। आइए आगे चलते हैं। नहीं पाई। आज मैं परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेख की उपलब्धियों को जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो जाती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। इसी हीन भावना मतलब लेखिका ने यहाँ तक पहुँचा, लेखन कार्य किया, फिर भी उस मनोग्रंथि को वो भूल नहीं पा रही। वही वो बताना चाह रही। जब उनकी कोई उपलब्धि गिनते, आप अच्छी हैं, आपने अच्छा काम किया, तो भी उनको विश्वास नहीं होता कि पिताजी तो बचपन में ऐसे कहा करते थे। वही लेखिका यहाँ पे बता रही हैं। भरोसा नहीं कर पाती, सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक सी ही दिखाई देती है। बहुत देखिए भाई वो बता रही हैं, अपनों के हाथों विश्वासघात का ही जो है गहरी व्यथा के से उपज होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझसे हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, देखिए वही लेखिका बता रहे हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतीक्षा के रूप में, केवल बाहरी भिन्नता के कारण। पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों के दबाव भले ही हमारे रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर पाते। लेखिका बता रही है जो उनकी मनोग्रंथियों में वो चीज़ें बैठ गई, तुम काली हो, करियल हो, मरेल हो, तो इतना अच्छा करने के बाद भी उन्हें ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मैं इतनी अच्छी हूँ। आइए आगे चलते हैं। इसीलिए बच्चों में मनोग्रंथियों का जो है बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उनके अंदर हीन भावना नहीं करनी चाहिए। आइए चलते हैं आगे। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशील थी। शायद उनमें पिताजी की ही हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। वे उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही। सोचिए कितनी स्त्रियों के पास कितनी सहन शक्ति होती है। दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूती से में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनका सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। लेखिका ने इतना तो संक्षिप्त परिचय उन्होंने अपने परिवार के बारे में दिया, जहाँ वो पैदा हुई, पली बढ़ी, माता पिता के बारे में। अब वो कह रही खैर यहीं चलते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं लेखिका के जीवन में कहाँ से मोड़ आया। आइए चलते हैं, देखते हैं। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले।
खेले सतोलिया और लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली और टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़िया का ब्याह भी रचाए। लेखिका, अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेखिका ने कितने खेल खेले, तो याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यो खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। लेखिका में नेतृत्व की क्षमता बचपन में ही थी और वही वो बता रही हैं कि घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा भी घर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरा पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें इतना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैं अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवा अवस्था को आरंभ किया था। देखिए लेखिका उस समय के जहां बचपन बीता था, आज़ादी थी, इस सब का भी चर्चा की है। आइए आगे चलते हैं। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं, बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी। लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय आया। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी भी को भी धुंधला नहीं किया और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के 2 साहब अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज इनका नाटक है में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे। देखिए बता रही हैं, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। उस समय तक हमारे परिवार में लड़कियों के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी, उम्र 16 वर्ष, जिसकी मैंने चर्चा शुरू में किया। शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद को एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे। पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा की भट्ठी में झोंकना। घर में वो आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। तो लेखिका राजनीति में के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रही हैं, जो उन्होंने महाभोज में अपनी कृतित्व और व्यक्तित्व के माध्यम से वहाँ दिखाने का प्रयास किया है, उसी के बारे में वो बता रही हैं। और उनके पिताजी भी नहीं चाहते वो खाना पकाएं या घर में ऐसी कोई कार्य करे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे लेखिका के जीवन में क्या क्या आया। आइए चलते हैं। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो
पिताजी मुझे भी वहाँ बैठने को कहते थे। चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं, जानूं देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। मतलब उनके यहाँ, उनके पिताजी राजनीति में थे तो लोग आते जाते थे, तो घर में वो थी तो वो चाय पानी के लिए जाती थी, तो वो चाहते थे कि मेरी बेटी भी इन सब चीज़ों में रुचि ले और जाने और समझे। आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। सन 42 के आंदोलन में बैठू सुनूं देश, ठीक है, चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, मतलब क्रोध में था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। मतलब उस समय उनको राजनीति उतनी नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन वो कुर्बानियां हुई थी, जो देश में युद्ध हुए थे उनमें कितने लोग जो है कि जिन कुर्बान हुए थे और शहीद हुए थे, तो वो चीज़ें उनके अंदर आक्रांत होती थी। मतलब अंदर से उनको वो फील कराती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आइए आगे चलते हैं। तो 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुई किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जब ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैं ककहरा सीखा। एक साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। मैडम उसी साल आई थी। उन्होंने बकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद में पढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। मतलब कि लेखिका ने साहित्य में तो परिचय कराया, उन्होंने जो है कुछ लेखकों के बारे में भी बताया जिसके बारे में वो ऑलरेडी पढ़ी थी। उसके बाद जो है कि लेखिका होता है ना, बच्चों के अंदर आप एक अलग जगा दे, जो शिक्षा की ज्योति थी वो मैडम ने जगा दिया लेखिका के जीवन में। तो उन्होंने जो है कि इन सब लेखकों के बारे में बताया। फिर उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उनका उपन्यास है जैनेन्द्र जी का, तो वो भी वही बता रही हैं। बहुत अच्छा लगा था अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी। पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बाधा की उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। एक बार पढ़ी, दोबारा पढ़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धाराओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। देखिए, टीचर ने उन्हें मोटिवेट किया और फिर अपनी टीचर के साथ मिलके पढ़ना शुरू की। अभी तो मेरे वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आगे जो है कि इस क्वालिटी को और बढ़ाने का प्रयास करूंगी। आइए जानते हैं। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे और भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946 के दिन में स्थितियां उनमें वैसे थी
वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का सचित्र चरित्र था और पूरे दमखम और जोश और खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल जी की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। तो स्थिति यह हुई कि लेखिका फिर राजनीति के जो है कि स्थान पे अपना पैर जमाना शुरू की। तो वही टीचर में एक अहम गुण होता है जो अपनी शिक्षा और जो है कि शिक्षा को इस तरीके से व्याख्यायित करता है कि बच्चा उस मोड़ पे मुड़ जाता है और टीचर बच्चे को समझने का भी प्रयास करती हैं कि बच्चा किस लायक है। तो वही हुआ, टीचर ने प्रतिभा को पहचाना और फिर जोशीले स्वर भर दिए मन्नू भंडारी जी के अंदर। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानू समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती और लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा। मतलब कि जब ये राजनीति के मोर्चे में आई और नारेबाजी की बावजूद जो है सारी जो है आज़ादी के उस समय के जो चल रहा था उस पे बात की, तो वो तो था ही। और फिर उन्होंने लव मैरिज शादी किया राजेंद्र जी से, तो वहाँ तक तो बढ़ ही जाएगा। आइए आगे चलते हैं। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई, मतलब उनके क्रोध के नीचे बच गई। मतलब कि यदि वो राजनीति में थे ही और अच्छे थे, जाने माने थे, तो कोई भी यदि उनसे शिकायत करता कि नहीं आपके बच्चे ने ऐसा किया, तो उनको बुरा लगता। मतलब वही वो बताना चाह रही, कोप से बच गई। एक बार काजिल से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए, यहाँ लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। जब प्रिंसिपल का लेटर आया तो पिताजी ने कहा कि ये जो हमारी बिटिया है ये हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। आइए आगे चलते हैं। गुस्से से भिन्नाते हुए ही वे गए थे, लौट कर क्या कहकर बरपा होगा। मतलब वो सोच रही थी कि भरपाई अब कैसे होगी, बरपा प्रिंट है यहाँ पे, लौट कर क्या कहकर जो है कि बरपा की जगह भरपाई होगा, इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौट कर बहुत कुछ गुबार निकाल जाएं, तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश हैं मतलब यहाँ पे माताजी उनकी बताई कि वे तो खुश हैं स्कूल से आने के बाद, चल तो विश्वास नहीं हुआ। मतलब जब माँ ने कहा तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि मतलब लेटर आया है, शिकायत आई है, फिर भी माँ ऐसे बोल रही हैं, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। आइए आगे चलते हैं। विश्वास नहीं हुआ, गई तो सही लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियां पर इतना रौब है, तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पे चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुम्हें घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं। और अगर तुम लोग इस इशारा कर दो कि
क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं, तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए क्या कहा तो जाते समय पिताजी ने मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहा बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। भला बुरा बेहतर जो है, भला बुरा बेहद गदगद, पिताजी गदगद हो गए। गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक मतलब कि बहुत ध्यान से सुन रही थी। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर यह हकीकत थी। यह घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों स्कूलों दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे छात्रों का एक बहुत बड़ा वो था। तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यह मन्नू भंडारी के बारे में पढ़ के आपको अच्छा लगेगा, संघर्ष व्यक्ति कैसे करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि लोग बहाने बनाते हैं ना, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो आज आपने देखा एक लेखिका के जीवन की एक सच्ची कहानी, जिसे उन्होंने अपने ही द्वारा अपने कलम से व्याख्यायित किया है। तो उम्मीद करती हूँ यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट अवश्य करिएगा। यह हमारा जो है कि हमारी प्रक्रिया को जारी रखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।